लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जल तथा जलापूर्ति। इस लेसन में हम जानेंगे जल का संगठन, जल का महत्व, जल के विभिन्न स्रोत, शुद्ध जल, अशुद्ध जल क्या होता है, मृदु और कठोर जल क्या होता है और वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये सब हमें इस चैप्टर को, इस लेसन को पढ़ने से, जानने से मिलेगा। तो बच्चों हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जल तथा जलापूर्ति। जल सामान्य परिचय। ऑक्सीजन के बाद अगर हमारे लिए कोई सबसे जरूरी है तो वो जल है, क्योंकि जल के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। हमें केवल प्यास बुझाने के लिए ही जल की जरूरत नहीं होती, बहुत से कार्य हैं, खाना बनाना, नहाना धोना, खेतों में काम आता है जल, पेड़ पौधों के लिए जल की जरूरत है और जाने कितने ही काम हैं जो जल से पूरे हो सकते हैं। तो जल जीवन है, ये बात सत्य है। हमें प्यास के रूप में निरंतर अनुभव होती है, रहती है जो जल की आवश्यकता। हमारे शरीर में 70 से 75% तक जल होता है और ये कितनी आश्चर्य की बात है कि पृथ्वी पर भी 71% जल है, यानी जितना जल हमारे शरीर में है उतना ही हमें पृथ्वी पर मिलता है। भोजन पकाने, नहाने धोने, सफाई करने और फसलों को उगाने के लिए तथा अन्य उत्पादों के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि जल की आवश्यकता हमें हर जगह अनुभव होती है, स्पेशली प्यास के रूप में और खाना बनाने में और कपड़े धोने, नहाने में तो जल मस्ट है ही। और जल के बिना पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह सकते इंसानों की तरह। शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए जल। तो जल हमारे शरीर के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए कैसे जरूरी है, तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ एक एक पॉइंट करके। प्यास बुझाना। देखिए जब हमें प्यास लगती है तो जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। और जो लिक्विड होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक है या शरबत है, मिल्क है, वो भी हमारी प्यास इसलिए बुझाते हैं क्योंकि उनमें भी 90 to 99% जल ही होता है। रक्त को तरलता प्रदान करना। जल रक्त को तरलता प्रदान करता है, उसे गाढ़ा होने से बचाता है, वरना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पाचन क्रिया चलाना। तो पाचन क्रिया चलाने का काम जल ही करता है। अगर कोई कम जल ग्रहण करे या फिर उसे कोई जल से कमी हो जाए, शरीर में निर्जलीकरण हो जाए, तो उसे बीमारियां लग जाती हैं इंसान को। तो जल पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। शरीर के ताप का नियमन। जल हमारे शरीर के ताप को नियमित करता है। अगर हम 2 से 2.5 लीटर तक जल पीते हैं रोज तो हमारे शरीर का तापमान नियमित रहता है और हमें ज्यादा गर्मी सर्दी नहीं लगती। शरीर से हानिकारक पदार्थों का विसर्जन। हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों का विसर्जन होता रहता है मलमूत्र के रूप में और शरीर से पसीने के रूप में। तो ये भी जल के माध्यम से ही बाहर निकलता है, यानी विसर्जन के रूप में भी बहुत आवश्यक होता है जल। सुस्ती, थकान एवं उदासीनता को दूर करने में जल सुस्ती मिटाता है, थकान मिटाता है। और अगर सही मात्रा में जल लिया जाए, हमारे शरीर में जल की कमी ना हो तो हमें उदासीनता नहीं होती। जो व्यक्ति रोज उचित जल का प्रयोग करते हैं, अपने शरीर में जल की कमी नहीं होने देते, तो वो खुश रहते हैं, उन्हें उदासीनता नहीं घेरती। अब देखिए जल का संगठन क्या है। तो जल 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। जल एक यौगिक है। यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। निश्चित अनुपात होता है इनमें और इनसे बनने वाला जो पदार्थ होता है तो उसकी प्रकृति जो वो तत्व थे उनसे अलग होती है। तो जल बना होता है H2O से। H यानी H2 यानी इसमें हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र है H2O। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल एक उत्तम विलायक है। उत्तम विलायक यानी इसमें बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं।
इसमें चूना, मिट्टी, खड़िया और इसमें मिलता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का सल्फेट, ये सारे इसमें घुल जाते हैं। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? वैसे हम कुछ के बारे में तो आप भी जानते होंगे। देखिए, समुद्र, जल प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र। ओके, और ये समुद्र है तो लेकिन ये हमारे डायरेक्ट इसका जल प्रयोग में नहीं आता क्योंकि ये खारा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे लिए बहुत प्रयोग की चीज है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जल का जो चक्र चलता है तो वो किस तरह चलता है कि जल जो झीलें, नदियां और समुद्र है, स्पेशली समुद्र में ही क्योंकि सबसे ज्यादा जल है, तो उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद ये ऊपर उठते हैं, जल ऊपर उठता है वाष्पीकरण के द्वारा, और फिर वहां ठंडा होकर, क्योंकि वायुमंडल में ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है, तो वहां पे ये वाष्प ठंडी हो जाती है और संघनित होकर जो धुएं और धूल के कण होते हैं उनमें संघनित होकर फिर ये बारिश के रूप में नीचे गिरती है। और जब ये नीचे बारिश के रूप में गिरते हैं तो ये पहाड़ों पे अगर गिरते हैं या फिर आर्कटिक, अंटार्कटिक पे गिरते हैं तो वहां ये बर्फ के रूप में गिरते हैं क्योंकि ठंडे हो जाते हैं, तो बर्फ के रूप में गिरेंगे। और वहां से, और अगर ये मैदानों में गिरते हैं तो ये लिक्विड में गिरेंगे, लेकिन ये वहां भर जाएंगे नदियों में, तालाबों में। और जो ग्लेशियर थे वो अगर पिघलेंगे, पहाड़ों पे जो बारिश हुई, बर्फ की बारिश, तो उससे ग्लेशियर बने, जब वो पिघलेंगे तो वो नदियों में बह के आएंगे। क्योंकि हमारी नदियों का स्रोत अधिकतर जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो ग्लेशियर ही हैं, जैसे गंगा, यमुना, इस तरह की जो हमारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, तो ये बहकर आएंगे और फिर बहते हुए ये कहाँ चले जाएंगे? समुद्र में। तो झीलों में जो पानी आएगा, नदियों में जो पानी आएगा, समुद्र में जो पानी आएगा वो वर्षा से आएगा। और वर्षा में कहाँ पानी आएगा? जब इस जल का, पृथ्वी के जल का वाष्पीकरण होगा, यानी ये जल चक्र चलता रहता है। तो हमें समुद्र से डायरेक्ट जल तो नहीं मिला क्योंकि खारा होता है, लेकिन उसके वाष्पीकरण से जो वर्षा के रूप में जल बना वो बिल्कुल शुद्ध होता है, और सबसे ज्यादा शुद्ध वर्षा का ही होता है। तो वो हमें जल मिला तो वो हमारे काम का होता है। तो जल 71% पे क्योंकि जल है तो समुद्रों में वो अधिकतर सारा जल पाया जाता है। 69% तक समुद्र में पाया जाता है, क्योंकि सिर्फ केवल 2% से कम ही जल है जो शुद्ध मात्रा में है, जो नदियों में है, ग्लेशियर में है, या हमारी पृथ्वी के अंदर है, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नदियों का जल। एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट है हमारा वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है, तो जब भी मैंने बात की थी कि वो वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, जो समुद्र होता है या नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, तो वहां से वेपर बनता है, वो वाष्पीकरण ऊपर जाके ठंडा होके नीचे वर्षा करता है। तो ये वर्षा का जल शुद्ध होता है, लेकिन वायुमंडल में इतनी अशुद्धियां घूमती रहती हैं, धुआं है, धूल है, और भी जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो पदार्थों के, वो घूमते रहते हैं। तो अगर वर्षा होगी कहीं भी तो पहली बारिश का जल शुद्ध नहीं होगा, ये याद रखेंगे। जब वो वर्षा थोड़ी देर तक गिर जाएगी, 5 to 10 मिनट्स तक वहां पे, तो उसके बाद जो जल मिलेगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा। तो जब स्टार्ट हो रही है बारिश तो वो जल शुद्ध नहीं है, लेकिन 5-10 मिनट बरसने के बाद वो जो जल मिलेगा वो शुद्ध होगा। तो इस जल को संरक्षित करना चाहिए क्योंकि ये सबसे शुद्ध जल होता है। अगर हमें घर के कामों के लिए जल की जरूरत है तो इन्हें हम बाल्टी, टब और भगोने किसी में भी इकट्ठा कर सकते हैं और घर के काम में ला सकते हैं। पीने और खाना बनाने के लिए भी जल बहुत अच्छा होता है। और अगर हमें किन्हीं और काम के लिए जरूरत है, जैसे कि खेती के लिए जरूरत है या जानवरों के लिए जरूरत है, तो हम कच्चे तालाब बनाकर या फिर पक्के तालाब बनाकर भी, स्पेशली कच्चे तालाब बनाए जाते हैं वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए, तो वो बनाकर बारिश के जल को इकट्ठा कर सकते हैं। और उस जल को जानवरों के काम आ सकता है, उन्हें पिलाने के, उन्हें नहलाने के काम आ सकता है, कपड़े धोने के काम आ सकता है और खेती करने के काम आ सकता है। इस तरह से हम जल का यूज कर सकते हैं।
इसमें ध्यान देंगे कि अगर इस जल को हमें साफ रखना है तो उस जल में गंदगी नहीं मिलानी होगी, उसे शुद्ध बर्तनों में अगर हम घर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो इकट्ठा करना होगा। और जहाँ कच्चे तालाब में हमने इकट्ठा किया है तो उसमें भी अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो जानवरों को और अन्य गंदगी को उससे दूर रखें। ये हमारा नेक्स्ट रहेगा नदियों का जल। तो नदियों का जल भी शुद्ध होता है, मीठा होता है, क्योंकि नदियों का जल आ रहा होता है ग्लेशियर से, और ग्लेशियर बने होते हैं बर्फ से, और बर्फ जो बनती है तो जब पहाड़ों पे बारिश होती है तो वो बर्फ के रूप में होती है, तो वहां पे ये जम जाता है बर्फ, तो वहीं से पिघल के आता है, तो ये भी शुद्ध जल होता है। और शुद्ध जल होता है जहाँ से निकलता है वहां से शुद्ध जल निकलता है, लेकिन इसमें रास्ते में इंसानों ने ही इसमें विसर्जित करने लगे हैं अपने वेस्टेज, फैक्ट्रियों का पानी है, कूड़ा करकट है, शहरों का गंदा पानी है, ये मल विसर्जन, ये सब कुछ नदियों में करने लगे हैं, इसलिए हमारी नदियां अशुद्ध हो गई हैं। और नदियों का पानी शुद्ध होता है क्योंकि इसमें बहाव होता है, जितना ज्यादा बहाव होगा तो उस जल स्रोत का पानी उतना ही स्वच्छ होगा। तो नदियां जहाँ पे बहाव, तेज बहाव से जाती हैं तो वहाँ पे वो पानी शुद्ध होता है, क्योंकि जब कहीं पे जल पानी इकट्ठा एक जगह रुक जाता है तो उसमें ज्यादा अशुद्धियां हो जाती हैं। तो हमारी नदियों का पानी होता तो शुद्ध है, लेकिन इंसानों द्वारा इसको अशुद्ध कर दिया जाता है। नदियों का पानी यूज करने के लिए हमें नदियों को साफ रखना पड़ेगा। अगर ये नदियां साफ रहेंगी तो हमें कभी भी पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारी नदियों में, भारत की उत्तर भारतीय नदियों में, गंगा, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में बहुत जल है, और इतनी बहुत सारी नदियां हैं जिसमें बहुत जल है। और इसमें जैसे शहर, इसमें क्या करते हैं कि नदियों पे बांध बना देते हैं, और जिसका प्रयोग बांध बनाकर खेती के लिए करते हैं, नहरें निकाल देते हैं तो खेती में प्रयोग होता है, और बड़े बड़े शहरों में यहीं से सप्लाई की जाती है बांध बनाकर पानी की। तो जैसे बड़े शहर होते हैं और अब तो छोटे शहरों में भी वहीं से पानी आ रहा होता है, और इसमें टंकी को थोड़ा ऊपर रखा जाता है ताकि तेज बहाव आए टंकी के पानी का, तो इसलिए ऐसा करते हैं। और एक इसमें ये होता है कि नदियों के पानी को क्योंकि थोड़ा गंदा हो जाता है, तो जब इसको शहरों में पीने के लिए या लोगों के यूज के लिए पानी भी लगता है तो उसको पहले फिल्टर कर दिया जाता है। और नदियों पे बांध बनाकर बिजली उत्पादन भी हो रहा है, और हमारे भारत की कम से कम 26% तक जो बिजली है जो हमें मिल रही है लाइट, वो इन्हीं बांधों से बन रही है और जल से ही बनाई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा तालाब का जल। तो देखिए बच्चों, जो रुका हुआ जल होता है वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें कई तरह से गंदगियां मिलती हैं। तो जैसे कि पेड़ पत्तों से, धूल मिट्टी से, जानवर नहा रहे हैं, या कहीं से भी इंसान आके कुछ भी डाल रहे हैं तो वो पानी गंदा हो जाता है। तो तालाबों का पानी भी गंदा हो जाता है क्योंकि स्थिर होता है, बारिश का भरा हुआ होता है। तो ये पक्के तालाब बनवा देना चाहिए, और इसके चारों तरफ उसमें फेंसिंग कर देनी चाहिए जो तार वाली होती है, ताकि जानवर और कोई ना उसमें जाए, और पेड़ जो उससे है थोड़ा दूर लगाने चाहिए ताकि उसके पत्ते और इस तरह से ना गिरे, तो वो साफ रहे। जो तालाब का जल होता है तो वो उसके अगर आप खुद के यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको जानवरों के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, और खेती के लिए भी यूज कर सकते हैं। तालाब होना भी बहुत जरूरी है। और जो तमिलनाडु हमारा प्रदेश है तो उसमें तो अधिकतर तालाबों से खेती होती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा तालाब पाए जाते हैं, वहाँ पे तालाबों से खेती होती है, और तालाब भी हमारे पानी का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। लेकिन अगर इसे हमें सुरक्षित रखें इस जल को तो ही ये शुद्ध है, वरना इसमें गंदगी आ जाती है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है जो तालाब होते हैं तो वहाँ पे पूरे गांव का गंदा पानी या फिर कस्बे या शहर का गंदा पानी वहाँ पे आ जाता है, तो बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं वो तालाब तो। और उस तालाब के जानवर जो एनिमल्स होते हैं, सी वाटर एनिमल, जैसे मछलियाँ या फिर घेंगा, कछुए और इस तरह के, तो वो भी इसमें मरने लगते हैं क्योंकि ज्यादा वेस्टेज उसमें आ जाता है। तो तालाब का पानी यानी पीने के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी सही, लेकिन अगर और इन्हें स्वच्छ रखें और काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सोते तथा झरने का जल।
तो ये पहाड़ों से फिर या धरती से डायरेक्ट ये सोते निकलते हैं और झरने फॉल जो होते हैं, वाटरफॉल, ये पहाड़ों से गिर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा, इनमें भी शुद्ध जल पाया जाता है और इसमें तो इसमें गंधक मिला होता है इनमें सोते और झरने के पानी में। तो उससे क्या होता है कि पेट के और चर्म रोग दूर हो जाते हैं। किसी को अगर चर्म रोग होता है तो कुछ वाटरफॉल ऐसे हैं, कुछ झरने और सोते ऐसे हैं जिनमें नहाने से उनके त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं, बिकॉज उनमें गंधक होता है। तो ये भी अच्छा माध्यम है जल स्रोत का। और ये सुंदर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो बहुत कुछ देश हैं जिनमें बहुत फेमस झरने हैं, जैसे नियाग्रा जलप्रपात है जो दुनिया का बहुत बड़ा, शायद विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है और वो बहुत सुंदर लगता है। और हमारे यहाँ भी जलप्रपात हैं कई सारे फेमस, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। तो वो बहुत अच्छे साधन हैं ये जो स्रोत हैं। फिर है झील का जल। तो बच्चों झील भी दो प्रकार की होती है। एक तो वो जिसमें शुद्ध जल, ताजा जल होता है, और एक होती है खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। तो हमारा जैसे वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है, तो वो शुद्ध ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है हमारे भारत की। और जो वहाँ सांभर झील है राजस्थान में, तो वो खारे पानी की झील है। और चिल्का झील बहुत फेमस है जो समुद्र से हट के बनी हुई है, यानी समुद्र का पानी वहां आ गया था, फिर वहां से वो बंद हो जाता है समुद्र किनारे से, तो वो झील बन जाती है। तो इस तरह से कई फेमस झीलें हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा बड़ा एक एरिया होता है जिसमें जल भरा होता है। जिन झीलों में जैसे किसी झरने से या फिर सोते से जल आ रहा है तो उनका पानी तो शुद्ध होता है, बाकी पानी खारा हो जाता है क्योंकि एक जगह पे इकट्ठा रहता है, स्थिर रहता है, तो वो खारा हो जाता है। तो पीने के लिए तो ये भी ठीक नहीं रहते, लेकिन जो मीठे पानी के हैं तो उनको शुद्ध करके यूज कर सकते हैं। कुएं का जल। तो कुएं को मानव द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें जैसे एक उथले कुएं होते हैं, गहरे कुएं होते हैं, जो इनको बहुत नीचे तक खुदाई की जाती है जब तक इनमें धरती से पानी ना आने लगे। तो इसमें क्योंकि अब तो हैंडपंप और ये सबके घरों में समर है, टंकी हैं, लेकिन कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले और उससे भी पुराने टाइम में कुओं से ही पानी लिया जाता था पीने के लिए, घर का खाना बनाने के लिए, नहाने और कपड़े धोने के लिए, जानवरों के लिए भी सारा कुएं से ही लिया जाता था। तो कुएं को अगर साफ रखना है तो उसे पक्का करा देना चाहिए। उसमें 2.5 से 3 फीट ऊंची तक एक बाउंड्री बना देनी चाहिए। और कुछ ऐसे कुएं होते हैं जिनमें एक तरह से वो कवर भी होते हैं, लकड़ी के जो डोर होते हैं उससे कवर होते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो उसमें कोई गंदगी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग उसका पानी यूज कर रहे हैं उसे, तो जरूरी है कि उसको शुद्ध बनाए रखें। और इनको शुद्ध करने के लिए लाल दवा का प्रयोग करते हैं जिसे पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। तो उससे जो कुएं का जल है वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि कुएं का जल धरती से आ रहा होता है, तो जब तक बाहर की कोई गंदगी उसमें न जाए तो वो शुद्ध रहता है। तो इसीलिए सब इसको प्रयोग करते थे। अभी तो खैर और भी साधन है हमारे पास, लेकिन अगर कुआं है, अगर आपके यहाँ पे कुआं है, क्योंकि हम चलिए जिस एरिया में हम रह रहे हैं तो हमारे पास तो सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं अब भी जहाँ जैसे कि विदर्भ है, राजस्थान है या बुंदेलखंड है, जहाँ पे अब भी कुओं से पानी लिया जाता है। तो वहाँ जरूरी है कि उन कुओं को शुद्ध रखा जाए और उसमें लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाए। अब बच्चों ये हमारे स्रोत रहे हमारा समुद्र का जल, वर्षा का जल और नदियों का जल और जो तालाब का जल और सोते और झरने एंड झील का जल और कुएं का जल, इन सब से हमें जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल, उपयोगी जल। देखिए बच्चों, शुद्ध जल ही उपयोगी जल होता है। अगर जल अशुद्ध है तो उससे बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। और जल से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, अशुद्ध जल से टाइफाइड होता है, पेचिस होता है, अतिसार हो सकता है या फिर हैजा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं अशुद्ध जल से। तो हमें शुद्ध जल, और हाँ एक अपच हो सकता है
है अगर अशुद्ध जल है तो क्योंकि इसको बहुत हानिकारक होता है। तो जरूरी है कि जल को हमें शुद्ध पिए, शुद्ध ही इस्तेमाल करें, वरना हमें बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, हमें बीमारियां हो सकती हैं। अशुद्ध जल, अनुपयोगी जल। तो अशुद्ध जल तो अनुपयोगी होता ही है, उसका प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। और हमें अब ऐसे जागरूकता है समाज में कि जल को शुद्ध करके पीते हैं, और घर में अधिकतर आरओ लगे होते हैं या फिर जो नीचे से पानी पीते हैं तो उसको भी टीडीएस चेक करा देते हैं सब। तो जागरूकता समाज में है कि हम जल शुद्ध पिए, क्योंकि जो अशुद्ध जल होता है वो अनुपयोगी होता है, वो हमें बीमार तो करता ही है और हमारी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करता है। हमारे मस्तिष्क की शारीरिक जो भी क्षमता, हमारी कार्य क्षमता होती है, उसको प्रभावित करता है। तो हमें अनुपयोगी जल का प्रयोग, अशुद्ध जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा जल को शुद्ध ही पीना चाहिए, शुद्ध करके पीना चाहिए। जल की अशुद्धियां। तो जल की अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है घुलित अशुद्धियां, एक होती है अघुलित अशुद्धियां। घुलित अशुद्धियां वो होती है जो जल में घुल जाती हैं, क्योंकि जल एक बहुत अच्छा विलायक है और विलायक होने के कारण ये अपने अंदर अशुद्धियों को घोल लेता है। जैसे मिट्टी है, खड़िया है, चूना पत्थर है, तो ये सारे इसमें घुल जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं, सल्फेट है, ये भी इसमें घुल जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि पहचानना कि कौन सा जल अशुद्ध होता है। कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो देखने से पता भी नहीं चलती, वो जो घुलित अशुद्धियां होती हैं। और जो अघुलित अशुद्धियां या फिर तैरने वाली अशुद्धियां, अघुलित यानी जो उसमें घुलती नहीं है, दिखाई देती हैं, तैरने वाली अशुद्धियां इसमें होते हैं घास के तिनके हैं, पत्ते हैं, बाल हैं, इस तरह से। और रोग के रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, जैसे पेचिस, टाइफाइड वगैरह के जीवाणु इसमें रहते हैं। छोटे छोटे जो कीट होते हैं तो उनके डेड बॉडीज कहेंगे वो होते हैं, और जानवरों के बाल और ये सब कुछ। तो बहुत सी अघुलित अशुद्धियां जो हमें दिखाई देती हैं, तैरती रहती हैं, वो इसमें होते हैं। शुद्ध तथा अशुद्ध जल में अंतर। शुद्ध तथा अशुद्ध जल में अंतर। तो अभी शुद्ध जल के बारे में अगर आपको सही से पता है तो आप उसका डिफरेंस कर सकते हैं अशुद्ध जल से। और बच्चों इसमें करना ये है, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए शुद्ध या अशुद्ध जल में अंतर, तो आपको उसको डिवाइड करके करना है। एक तरफ शुद्ध जल लिख देंगे, एक तरफ अशुद्ध कर देंगे, और बीच में से डिवाइड करके उसके पॉइंट लिख देंगे। जितने भी पॉइंट आपको याद हो, 3 से लेकर 4 पॉइंट तक लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारा शुद्ध जल जो होता है, जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है, और उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और इसके उल्टा अशुद्ध जल क्या होता है, ये होता है, इसमें होता है, इसमें कोई रंग होता है, गंध होती है, ये अशुद्ध होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती और इसमें कोई विशेष प्रकार की स्मेल होती है, ये अशुद्ध जल की निशानी है। जो शुद्ध जल होता है तो वो साबुन के साथ झाग देता है, डिटर्जेंट के साथ झाग देता है, साबुन के साथ स्पेशली झाग देता है, क्योंकि जो अशुद्ध जल होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। ये इसकी स्पेशली डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट है हमारा मृदु तथा कठोर जल। तो शुद्ध और अशुद्ध जल की थोड़ी सी इसमें समानताएं हैं मृदु तथा कठोर जल में। तो इनका भी जब डिफरेंस करेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो मृदु जल होता है, कठोर जल, कठोर जल में, कठोर जल कौन सा होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, ये अस्थायी कठोरता होती है जल की, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, तो ये इसकी स्थायी कठोरता होती है। तो ये जब इसमें पाए जाए तो वो कठोर जल कहलाता है। जबकि जो मृदु जल होता है तो वो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट नहीं पाए जाते, और ना ही इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट पाए जाते हैं। और जो मृदु जल होता है तो वो शुद्ध होता है, मीठा होता है। मीठा मतलब इसलिए मैं, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन मीठा मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो अच्छा लगता है, स्वादहीन होता है। तो और ये जो होता है जब इसमें कोई ना कोई स्वाद होता है। ये भी जो है साबुन के साथ झाग नहीं देता,
जो कठोर जल होता है, मृदु जल साबुन के साथ झाग देता है। और जो मृदु जल होता है तो उसमें खाना जल्दी बन जाता है, दाल चावल जल्दी बन जाते हैं। कठोर जल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम से बनते हैं। तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे। नेक्स्ट है जल को शुद्ध, जल की कठोरता को, एक मिनट, जल की कठोरता को दूर करने के उपाय। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जल की दो प्रकार की कठोरता होती है। एक तो होती है अस्थायी कठोरता ना, और एक होती है स्थायी कठोरता। जो अस्थायी कठोरता होती है तो वो तो जल को उबाल कर ही दूर हो जाती है, लेकिन जो अस्थायी कठोरता होती है, जो स्थायी कठोरता होती है, तो उसे अन्य विधियों से हमें शुद्ध करना होता है। जल को शुद्ध करने के घरेलू उपाय। तो जल को शुद्ध करने के घरेलू उपाय क्या हैं? क्योंकि जल को हमें शुद्ध ही पीना चाहिए, और अगर जल को शुद्ध पीना है तो उसका शुद्धिकरण भी करना जरूरी है, क्योंकि जो हमें जल मिल रहा है तो हमें जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध हो। हमें ऐसा लग रहा है शुद्ध है, लेकिन कुछ मैंने बताया कि कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती है जो दिखाई भी नहीं देती, तो फिर उनको हमें शुद्ध करने के लिए पहले से ही प्रयास करना होता है। तो ये उसकी स्थायी होती है कठोरता। तो इसमें तीन विधियां हैं, एक भौतिक विधि है, और एक यांत्रिक विधि है, और एक रासायनिक विधि है। तो इनमें मैं एक एक करके बता रही हूँ कि किस तरह से हम घर के जल को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे भौतिक साधन है, तो सबसे अच्छा अस्थायी को दूर करने का, कठोरता को दूर करने का साधन है उबाल कर। तो जल को उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं तो ठंडा हो, जब वो जल उबालते हैं तो ठंडा होकर नीचे बैठ जाती हैं, और फिर उसे ऊपर से निथार लेना चाहिए, नीचे वाले जल को फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। और इसमें याद रखना चाहिए कि कम से कम जल को हम 30-35 मिनट तक बॉईल करेंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक इसमें बॉईल किया और उसको उतार लिया, तो उससे जल की कठोरता दूर नहीं होती। जल की कठोरता दूर करने के लिए उसे 30-35 मिनट तक खौलाना चाहिए, और एक साथ काफ़ी सारा जल शुद्ध कर लेना चाहिए, जैसे कि बार बार आपको ना करना पड़े। लेकिन इसमें ये है कि ईंधन ज़्यादा लगता है। तो और फिर नेक्स्ट है इसमें आसवन द्वारा, आसवन विधि होती है ये एक तरह का यंत्र होता है। तो इसमें आसवन विधि में क्या होता है कि पानी को वाष्पीकृत किया जाता है, जो डाल के उसे उस यंत्र में तो वाष्पीकृत किया जाता है, और जो वो वाष्प बनकर ठंडी होती है तो उस पानी को वो लिया जाता है। इस विधि से शुद्ध हुआ जल अशुद्ध जल कहलाता है, और ये बहुत अच्छा जल होता है। तो जो मेडिसिन होती हैं, जो प्रयोग करते हैं हम, तो वो मेडिसिन में जो प्रयोग किया जाता है वो अशुद्ध जल ही होता है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा। तो जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं तो वो भी जल को शुद्ध करती हैं। हमारी नदियों का, तालाबों का जल अल्ट्रावायलेट किरणों से शुद्ध होता रहता है, और अगर हम भी सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणों में जल को रख दें तो वो भी शुद्ध हो जाता है। तो ये इसकी भौतिक विधियाँ थी। नेक्स्ट देखते हैं यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियाँ यानी इसमें किसी प्रकार के यंत्र का प्रयोग करके जल को शुद्ध किया जाता है। तो इसमें है 4 घड़ों वाली विधि द्वारा। तो इसे घड़ौंची विधि कहते हैं। तो इसमें 4 घड़ों का प्रयोग किया जाता है। पहले घड़े में अशुद्ध जल होता है, दूसरे घड़े में कोयला होता है, तीसरे घड़े में बालू या रेत होती है, और चौथे घड़े में खाली होता है। तो और इनमें पहले, दूसरे और तीसरे घड़े में नीचे छोटा सा छेद कर दिया जाता है तीनों घड़ों में, ताकि वो पानी आ सके। चौथे में नहीं किया जाता। तो जो अशुद्ध जल है सबसे ऊपर वाले घड़े में रखा जाता है। तो जब उसमें से वो पानी आएगा दूसरे घड़े में, जिसमें कि क्या था, कोयला, तो वो जो गंदगी है कोयला एब्जॉर्ब करेगा और नीचे शुद्ध पानी को भेज देगा। जो अशुद्धि रह गई है तो वो रेत के द्वारा छन जाएगी, और तीसरे चौथे घड़े में शुद्ध पानी आएगा। तो इस तरह से हमें शुद्ध पानी मिल जाएगा। तो प्राचीन काल में यही विधि प्रचलन में थी, इससे बहुत अच्छा जल शुद्ध हो जाता था। तो प्राचीन काल में इसी विधि द्वारा जल शुद्ध किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा
तो इसे याद रखेंगे, 4 घड़ों वाली विधि घरमुखी विधि, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है इसमें यांत्रिक विधि में। वाटर फिल्टर, देखो वाटर फिल्टर द्वारा, इसमें भी एक यंत्र होता है। यंत्र क्या है, इस तरह से होता है, जो आरओ टाइप का बॉक्स होता है ना, इस तरह से। अब तो नहीं आता वो, जब से आरओ आया है तो तब से नहीं आता है। इस तरह से होता था लंबा सा, लेकिन उसको जैसे कि आरओ को लाइट से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें जल को भर के रख देते थे, उसमें फिल्टर हो जाता था, जैसे एक्वागार्ड। अब भी आता है मार्केट में ये, लेकिन जब से आरओ आने लगा है तो इसको कम यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यापक पैमाने पर जल का शुद्धिकरण। तो व्यापक पैमाने पर घरों में शुद्ध जल भेजने के लिए जो नगर पालिका होते हैं, शहरों में व्यवस्था करते हैं, कस्बों में व्यवस्था करते हैं कि लोगों के घरों में जल शुद्ध जाए। और तो उसमें होता यह है कि बहुत बड़े स्तर पर पानी को शुद्ध किया जाता है। तो उसमें या तो क्लोरीन गैस मिला दी जाती है, या फिर उसको भी जैसे कि बालू और रेत बिछा के और इस तरह से पानी को बड़े स्तर पर शुद्ध किया जाता है। फिर उसको टैंकियों से भेज दिया जाता है सबके घरों में। तो ये बड़े स्तर पे किया जाता है। और हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, ये योजना लाए हैं। तो इसमें क्या है कि ये हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक नल से जल, सभी हमारे पूरे भारत में नल से जल होगा। तो ये वाली जो योजना लाई है हमारी गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि सभी के घरों में नल से जल जाएगा, यानी टंकियों से जल जाएगा, ये इसमें होगा। ये नेक्स्ट है हमारा आरओ विधि द्वारा। तो आरओ लगे होते हैं, तो इसमें तो जल जैसा होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट अलग से इसके अंदर होती है, कुछ मशीनें जो जल को शुद्ध करती हैं। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक साधन। तो इसमें रासायनिक साधन क्या क्या हैं, तो जैसे अवक्षेपण विधि। अवक्षेपण विधि में क्या होता है कि इसमें जैसे कोई पदार्थ डालते हैं, जैसे कि फिटकरी ना, तो फिटकरी क्या करती है कि अशुद्धियां दूर कर देती है जल की और उसे नीचे बिठा देती है, तो इसको अवक्षेपण विधि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाल दवा। तो लाल दवा, ये कीटनाशक पदार्थ हैं जो हमारे इसमें रासायनिक जो साधन है, तो उसमें जो कीटनाशक पदार्थ है वो है लाल दवा। तो लाल दवा का मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। इसको जरूर याद रखेंगे, पूछा जाता है कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये कुओं में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए, और जल को भी शुद्ध कर सकते हैं इससे लाल दवा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा तूतिया। एक प्रकार का पदार्थ होता है तूतिया, पानी में डालने पे तो बहुत कम मात्रा में ही डालते हैं, ये बहुत ज्यादा जल को शुद्ध कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो बड़ी बड़ी टंकियों में जो जल को शुद्ध किया जाता है सप्लाई के लिए, शहरों में, कस्बों में, गांव में, तो वो ब्लीचिंग पाउडर के ही द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन एक गैस है ना, तो ये गैस जिस जल को शुद्ध करना हो तो उस जल में ये गैस छोड़ दी जाती है, तो इससे भी जल शुद्ध हो जाता है। और ये बड़े स्तर पे किया जाता है इस जल से शुद्धिकरण। तो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, बहुत बड़ा जो पानी का भरा हुआ होता है, तो उससे जल क्लोरीन गैस उसमें डाल के उसको शुद्ध करते हैं और फिर उसकी सप्लाई करते हैं शहरों में और कस्बों में, जहाँ भी करनी होती है। ये अधिकतर ये जो शुद्धिकरण है गवर्नमेंट करती है, ये सरकारी स्तर पर होता है इस तरह का शुद्धिकरण। तो बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर रहा, जल और जल के स्रोत। और आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। और आपको ये कैसा लगी वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर डिसलाइक करें तो उसका रीज़न जरूर बताना कि क्यों आपको अच्छी नहीं लगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।